सर, इस क्लास में हम लोग इक्वलाइजेशन लेवी की अमेंडमेंट्स को देखने वाले हैं। सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस हो रही है जो फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू लाई हुई हैं। और अगर आपका एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में है तो आपको वो अमेंडमेंट्स पढ़नी है। ये अमेंडमेंट्स सीएमए फाइनल डीटी के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां आपको वॉल्यूम 2 मिल जाएगा। राइट, अमेंडमेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है कलर चेंज करके। अलग से कोई अमेंडमेंट की बुकलेट नहीं है। बुक के अंदर 12th एडिशन बुक के अंदर अमेंडमेंट्स को कलर चेंज करके हाईलाइट किया हुआ है। जहां भी आपको कलर चेंज मिलेगा या स्टार मिलेगा, आप वो अमेंडमेंट्स हैं। और साथ में दिया हुआ भी है इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। खासकर ये अमेंडमेंट्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी क्लासेस 11th एडिशन की रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर रखी है और अब एग्जाम जून या दिसंबर 2022 में दे रहे हैं। करंट बैच के स्टूडेंट, लास्ट बैच के स्टूडेंट। ठीक सर, अमेंडमेंट्स कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स नहीं है जिसके चलते आप परेशान हो। बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं, मैनेजेबल है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। क्लैरिफैक्टरी इन नेचर है। क्लैरिफैक्टरी इन नेचर है मतलब कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े। ईएल दो तरह के होते हैं, एक 6% वाला पुराना ईएल और एक नया ईएल 2% वाला। पुराना वाला 2016 से आ रखा है और स्पेसिफाइड सर्विसेज पर अप्लाई होता है, मेनली एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज पे। और नया वाला ईएल जो 2% वाला है वो ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है और ये 2020 फाइनेंस एक्ट के थ्रू आया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 सेकेंड ईयर है। लेकिन फिर से इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स आई हैं। क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले तो आप ये जान के रखो कि इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। एक तो परसेंटेज को लेके और दूसरा कंप्लायंसेस को लेके जो क्लास में बताया जाता है। इसमें 6% वाली जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो डिडक्ट करता है कौन? रेसिपिएंट। पेमेंट करते समय जिसने एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली है, रेसिपिएंट, रेसिडेंट इन इंडिया या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में है, वो इक्वलाइजेशन लेवी 6% को डिडक्ट करता है, पे करता है और सारा कंप्लायंस वही करता है इंडिया में। चाहे वो ईएल पे करने की बात हो या ईएल से रिलेटेड एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करने की बात हो और या फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी देने की बात हो, सारा काम उसी को करना पड़ता है इसमें। और कीवर्ड है स्पेसिफाइड सर्विसेज। इसके अंदर आता है कौन? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। और ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ईएल या ईएल 2.0 वर्जन या फिर ईएल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। ध्यान रखिएगा, जो ईएल का टॉपिक है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर्ड नहीं है। इसका अपना चैप्टर है, चैप्टर 8। और ये कहां से आया? फाइनेंस एक्ट 2016 से आया, 2016। ठीक है, क्लियर? और क्या डिफरेंस है? एक तो इसमें इक्वलाइजेशन लेवी 2% है। दूसरा डिफरेंस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के अलावा कोई और सर्विसेज भी इसमें, जो भी सर्विसेज आ सकती हैं सारी आ जाएंगी। कौन है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। फॉरेन इको है ये, जिसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बाहर बैठा बैठा गुड्स की सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है। 2% ईएल और ईएल का कंप्लायंस उसी फॉरेन इको को करना है, यानी जो गुड्स सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विसेज दे रहा है। डिफरेंस है, प्लीज ध्यान रखना। परसेंटेज के डिफरेंस के अलावा कंप्लायंस का भी डिफरेंस है। तो वो आप क्लास में पढ़ते समय डिफरेंस आपको बताया हुआ है, वो डिफरेंस सब ध्यान रखना अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस चैप्टर से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर, पहला जो अमेंडमेंट है क्लैरिफिकेटरी नेचर, कोई आपका कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं हो रहा कि पहले का पढ़ाया हुआ बेकार हो गया, पहले का पढ़ा हुआ बेकार हो गया, जी सर मुझे फिर से 4 घंटे की वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सिंपल है, बोलता है ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिस पर ईएल लग रहा है 6% का इक्वलाइजेशन लेवी, और ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जिस पर ईएल लग रहा है 2% का, जो इसकी कंसिडरेशन है, जो इसकी पेमेंट है, जैसे इसकी पेमेंट करते समय हम 6% विथहोल्ड करेंगे और इसकी जब पेमेंट आ जाएगी इको के पास तो वो उस पर 2% का पे करेगा अपनी तरफ से कंप्लायंस। सर, इस कंसिडरेशन में कहीं भी फी फॉर टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी नहीं आएगी। सर, इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर सर्विसेज एक ओपन वर्क है, ओपन वर्ड है।
सर यहां सर्विसेज में तो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज है, इन एनी केस वो रॉयल्टी नहीं हो सकती, इन एनी केस वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं हो सकती। लेकिन पॉइंट है जब ये वाला ट्रांजैक्शन ईएल के अंदर आया 2020 से, ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो इसमें बात हो गई कि क्या इसमें रॉयल्टी एफटीएस भी फिर आ जाएगा। तो उसी को एक यहां पर एक्सक्लूड किया गया है कि सर किसी भी एंगल से आप इन दोनों ट्रीटमेंट जब देंगे 6 और 2% का, तो जिस कंसिडरेशन पे आप ये परसेंटेज लगा रहे हैं 2 और 6, उसमें रॉयल्टी और एफटीएस का कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। विच इज टैक्सेबल, विच इज चार्जेबल टू टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, रीड विथ DTAA सेक्शन 90। ऐसे भी आप लोग वॉल्यूम 4 में पढ़ते हो, वॉल्यूम 4 में रॉयल्टी और एफटीएस के बारे में आप लोग पढ़ते हो 916, 917, वॉल्यूम 4 इंटरनेशनल टैक्सेशन, रॉयल्टी 916, फी फॉर टेक्निकल सर्विस 917। आप वहां पढ़ते हो कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट को इंडिया से ये इनकम होती है तो वो इंडिया में सोर्स बेस्ड टैक्सेशन को फॉलो करके इंडिया में टैक्सेबल होगी, और रेट पढ़ते हो आप 115A में 10%। तो जो चीज 10% के लिए टैक्सेबल है, गवर्नमेंट उसको 2 और 6 में क्यों लेके आएगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो इनकम टैक्स एक्ट में ही टैक्सेबल है, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज बोल के, जिसके लिए इंडिया में पी होना जरूरी नहीं नॉन रेसिडेंट का, जिसके लिए इंडिया में नॉन रेसिडेंट का बिजनेस कनेक्शन होना जरूरी नहीं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होना जरूरी नहीं, उसको हम डिजिटल ट्रांजैक्शन इक्वलाइजेशन लेवी में क्यों लेके आएंगे। सर इक्वलाइजेशन लेवी हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को टैक्स करने के लिए लेके आ रहे हैं उन नॉन रेसिडेंट्स को जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं, हमारा इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं, जो नया कॉन्सेप्ट आया है वॉल्यूम 4 में सेक्शन 9 के अंदर, या हमारा इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं DTAA के कारण। वो लोग अपनी बिजनेस प्रॉफिट पर इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे थे, बच रहे थे, और कोई उपाय नहीं था। जो एक्शन प्लान 1 है, बिप्स, OECD प्लस G20 की जो कंबाइंड मीटिंग होती है, बिप्स, जो हम लोग क्लास में रेफर करते हैं, एक्शन प्लान 1 to 15, उसमें ये एक्शन प्लान 1 में क्या कहा गया, क्या तो तुम पीई का डेफिनेशन अमेंड कर दो और या एक नया लेवी लेके आ जाओ। तो नया लेवी ही एक आ गया 2016 में, और जो 2020 में एक्सपेंड हो गया। तो गवर्नमेंट को ये क्लैरिफिकेशन डालनी थी, तो इन्होंने दोनों के अंदर डाल दी, स्पेसिफाइड सर्विसेज एज वेल एज ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज के अंदर जो इस कंसिडरेशन पे आप 2 और 6% का लेवी लगाना चाहते हो, उसमें रॉयल्टी और एफटीएस नहीं लेना। बस इतनी ही तो बात कही इसमें। इसके लिए बच्चे तूफान मचा रहे हैं, सर अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट आ गया। अरे आने दो अमेंडमेंट्स, क्या फर्क पड़ता है, 2 लाइन अगर रेड लाइन दिख रही है बुक में तो 12th एडिशन की बुक टेलीग्राम चैनल पे है, अमेंडमेंट्स आपके सामने है। सर इसी को आप हमेशा यहां ध्यान रखना, इस कंसिडरेशन में जब 6% मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इस कंसिडरेशन में नहीं लेना है क्या, एफटीएस एंड रॉयल्टी का कंसिडरेशन, अगर इंडिया से कुछ जा रहा है बाहर तो। एक दूसरा, यहां पर जो कंसिडरेशन है 2% कंसिडरेशन, इस कंसिडरेशन में भी हम एफटीएस और रॉयल्टी नहीं लेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको मेंशन कर दिया। मैंने पेज नंबर 4 और 5 में एफटीएस और रॉयल्टी के बारे में कुछ नहीं लिखा। ध्यान क्या रखना, इस कंसिडरेशन पे जब आप 2% लेवी लगा रहे हो या पिछले वाले कंसिडरेशन पे 6% लेवी लगा रहे हो, तो एफटीएस और रॉयल्टी ना लेना। फटाफट एक बार इस पेज पे आ जाते हैं, कनेक्टेड चीज है, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 सर, पेज नंबर 10 पे सेक्शन 1050 हम लोग पढ़ते हैं कि जो नॉन रेसिडेंट इको है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसने अपनी ट्रांजैक्शन पे 2% ईएल दे दिया, जिसका इंडिया में पी नहीं था, और या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है एडवर्टीजमेंट वाला जिसने 6% का जिसका ईएल कट गया डिडक्शन, उनको उस ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम को अब टैक्स मत करना, इंडिया में एग्जम्प्ट मानना 1050 में, डबल टैक्सेशन ना हो। सर आप एक तरफ उनके ट्रांजैक्शन पर ईएल लगा दे रहे हैं 2 और 6, और दूसरी तरफ फिर उसको इनकम टैक्स में टैक्स करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सर इनकम टैक्स में टैक्स नहीं हो रहा था वो ट्रांजैक्शन, इसीलिए हम क्या लेके आए, ईएल, इक्वलाइजेशन लेवी 2%, पहले 6 और अब 2। ठीक, अब गवर्नमेंट सिर्फ कहती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिस पर ईएल लग चुका है 2 और 6 का इक्वलाइजेशन लेवी, तो उस पर इनकम टैक्स दोबारा मत लगाओ, उस ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम को टैक्स मत करो एनआर के हैंड्स पे,
लेकिन फिर से जैसे वहां बोला गया एफटीएस रॉयल्टी नहीं आएगा, वैसे यहां बोला गया हमारा कोई इंटेंशन इसमें एफटीएस और रॉयल्टी को एग्जम्प्ट करने का नहीं है। सेक्शन 10 क्लॉज 50 में हम जो एग्जम्पशन दे रहे हैं उसमें रॉयल्टी और एफटीएस नहीं आएगा। सर गवर्नमेंट बेवकूफ है, रॉयल्टी और एफटीएस तो ऐसे ही 10% पे टैक्सेबल हो रहा है सेक्शन 115A के कारण। अगर वो रॉयल्टी और एफटीएस चार्जेबल टू टैक्स हो जाए किसमें, 916 और 917 में, तो क्यों गवर्नमेंट उसको 2 और 6 में लेके आएगी। प्लस एफटीएस और रॉयल्टी को इंडिया में टैक्स करने के लिए एनआर का इंडिया में ना तो रेसिडेंस चाहिए, ना बिजनेस कनेक्शन चाहिए, ना प्लेस ऑफ रेसिडेंस चाहिए, और वहां हम लोग क्लास में पढ़े टेरिटोरियल नक्सस भी नहीं चाहिए, मतलब सर्विसेज इंडिया में रेंडर्ड हुई है नहीं हुई है नहीं चाहिए वो सब। तो सर जिस प्रॉब्लम के कारण हम ईएल लेके आए हैं इंडिया में 2016 और 2020, वो प्रॉब्लम तो कभी है ही नहीं रॉयल्टी और एफटीएस में, तो दिमाग मत लगाओ। बस इतना ही है इसमें अमेंडमेंट्स। और अब अगला अमेंडमेंट्स क्या है सर, उसके पहले मैं आपको यहां बता दूं थोड़ा सा बात। जब आप ईएल 2% पढ़ते हो, जो नया वाला लेवी है ईएल 2%, जब ये ईएल 2% वाला लेवी एक एनआर इको जब दूसरे एनआर को देता है, दूसरे एनआर को सर्विसेज देता है, तो वहां लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज में टारगेट कस्टमर इंडिया, है ना। तो प्लीज इस चीज को यहां से मिक्स मत कर देना। पेज नंबर 15.4 पे जो इक्वलाइजेशन लेवी है 6% वाली, उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, ये एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टारगेट कस्टमर यहां पर इंडिया ही हो और इंडिया के रेसिडेंट हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। प्लस आईपी एड्रेस की इसमें बात नहीं हुई है, आईपी एड्रेस की बात अगले वाले ईएल में हुई है, 2% वाले में, 6% वाले में नहीं हुई है। प्लस ये B2B ट्रांजैक्शन पे लगता है, वो वाला B2B B2C दोनों पे लगता है, मतलब बिजनेस यूज करो ना करो 2% लगेगा, जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हुई है इंडिया में। सर इसमें बोलता है नॉन बिजनेस यूज अगर हुआ सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट का, तो ईएल 6% लगेगा ही नहीं। ये सब डिफरेंस आप प्लीज ध्यान रखना, क्लास में पढ़ाते समय ऑलरेडी आपको बताया है, बट क्या है ना, जब अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो फिर से ये बता दे रहा हूं। अभी मैं 2 चार्ट भी करवाऊंगा आपको, अमेंडमेंट पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद दोनों का चार्ट एक लिखवा दूंगा, वो आपसे फिर पूरा रिवीजन करने में आपको हेल्प करेगा। फटाफट आइए इस अमेंडमेंट में पेज नंबर 15.5, पेज नंबर 15.5 में ये जो फॉरेन इको है, कहा गया कि 2% इसको लेवी देनी पड़ेगी, यही देगा खुद इसको इंडिया का पैन नंबर होल्ड करना पड़ेगा और सारे कंप्लायंस करेगा। इसमें जो बायर है, जो गुड्स बाय कर रहा है, जो सर्विसेज ले रहा है, उसको कोई कंप्लायंस नहीं करना। पीछे में क्या होता है, 6% काट के पैसा भेजना है, इसमें काटना नहीं है कुछ भी, सारा पैसा जाने दो इको के पास, इको खुद कंप्लायंस कर लेगा इंडिया में 2%, इको खुद कंप्लायंस कर लेगा। तो सर जब हम लोग इसको पढ़े तो यहां पर लिखा था कि जो ये सप्लाई कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, इसका खुद का भी हो सकता है, और या फिर ये अपने पोर्टल पे किसी दूसरे वेंडर को लिस्ट करके उसके प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकता है, जो नॉर्मल पोर्टल होते हैं। आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, तो जो सप्लायर होता है पीछे वो कोई और होता है। सर ये वैसा पोर्टल भी हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा पोर्टल हो सकता है जो अपना गुड्स बना के बेचे, अपनी सर्विसेज दे। जैसे मैं एक अपना पोर्टल चलाऊं और आप मेरे पोर्टल पे मेरी ही क्लासेस परचेज करो, या फिर मार्केट में बहुत सारे पोर्टल मिलते हैं आपको ऐसे जिसमें सारे टीचरों की क्लास परचेज कर सकते हो, ये कोई भी पोर्टल हो सकता है। ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट, इंडिया में इसका पीई नहीं है, ठीक, या पीई है तो उसके थ्रू ये काम नहीं कर रहा है इंडिया में, ये ध्यान रखना। सर यहां पर था आगे प्रोवाइडेड और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का ही मतलब है कि जो वो गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ये ओन्ड ना हो तो भी चलेगा, 2% का ईएल का कंप्लायंस इसको करना पड़ेगा, चाहे अपने पोर्टल पे वो अपना सामान बेच रहा हो या कोई दूसरे वेंडर का सामान बेच रहा हो। मैं अपने पोर्टल से तुम्हें 5 करोड़ का माल बेच रहा हूं, ठीक, तुम इंडिया के हो, तुम इंडिया के बहुत सारे रेसिडेंट्स हो, और मैं पोर्टल हूं, मैं फॉरेन पोर्टल हूं, मैंने काफी सारे माल बेचे हैं काफी सारे लोगों को इस साल, 5 करोड़ रुपया के अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने पोर्टल से। उसके अलावा दूसरे का भी प्रोडक्ट लिस्ट किया था, 3 करोड़ वो भी बेचा है, कितने हो गए 8 करोड़। 8 करोड़ पे 2% की लेवी होगी।
अभी और बताता हूं उसी में क्या अमेंडमेंट आई है। पहले ये तो जानो कि ये जो पोर्टल है फॉरेन पोर्टल, इस पे वो अपना भी माल बेच सकता है, अपनी भी सर्विसेज दे सकता है, दूसरे क्या प्रोडक्ट भी वो लिस्ट करवा सकता है सर्विसेज और गुड्स की कैटेगरी में। डन सर, इसी चीज को यहां क्लियर किया गया। यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज, यहां भी लिखा है फैसिलिटेटेड, ओन्ड खुद का गुड्स, खुद की सर्विसेज, और या फिर यहां बोला फैसिलिटेटेड, मतलब हम दूसरे को भी अपने पोर्टल पे लिस्ट करके इंडिया में माल भेज सकते हैं, इंडिया में सर्विसेज दे सकते हैं। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट बोलती है सब पे 2% का लेवी लगेगा। अब पोर्टल वाले ने कि हमारे पोर्टल पे सारे काम नहीं होते हैं, हम खाली ऑर्डर लेते हैं, हम खाली पेमेंट लेते हैं, हम तो माल ही नहीं भेजते, हम तो खाली पेमेंट प्रोसेस करते हैं। नाटक करने लग गए कि हम पर ये हम स्कोप डिफाइन करो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मेरे पोर्टल पे तो हम खाली पैसा लेते हैं, मेरे पोर्टल पे कस्टमर आके खाली ऑर्डर देता, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते उसको। ये लोग बोलने लग गए कि 2% हम ईएल क्यों दें इंडिया में। जो फॉरेन पोर्टल वाले हैं वो बोले हमारे पोर्टल पे तो लोग खाली पेमेंट कर रहे हैं, कुछ ने बोला हमारे पोर्टल पे तो खाली लोग ऑर्डर देते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, माल की डिलीवरी होगी, पैसा आएगा। तो उन लोगों ने बोला सर सारे काम हमारे पोर्टल पे नहीं होते, तो हम क्यों दें इक्वलाइजेशन लेवी इंडिया में 2%, नहीं लगेगा ये लॉ। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया कि सुनो बेटा, तुमको तो देना ही पड़ेगा, तुम पोर्टल चलाते हो, तुम ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देते हो, इन 5 में से कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा तो तुम कवर्ड हो, तुमको देना ही पड़ेगा 2%। बस एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आई है कि सुनो तुम ऑनलाइन एक्टिविटी में क्या करते हो अपने पोर्टल के थ्रू, चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट हो, क्या करते हो। सर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, या फिर ऑर्डर प्लेस हो जाता है मेरे यहां सर, या फिर परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है सर, ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर सेल होता है, या फिर प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ परचेज ऑर्डर, या फिर पेमेंट, और या फिर सप्लाई पार्टली और हुल्ली। हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पोर्टल पे इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी होती है तो हम मानेंगे ये ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स है, ये ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है, और हम उस कंसिडरेशन में उसको काउंट कर लेंगे और 2% लेवी तुमको देनी पड़ेगी। ठंडा हो गया भाई। कौन, फॉरेनी को समझ में आ गई उसकी बात कि भाई चालाकी करने से काम नहीं चलेगा, इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है। फिर कंफ्यूजन हो गई, एक बहुत अच्छी सी कंफ्यूजन हो गई एक कि सर आप बोलते हो दूसरे का माल बेच सकते हैं, इंडियन वेंडर हो तो इको फॉरेन है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब ये पॉइंट बड़ा तगड़ा अच्छा पॉइंट, मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छा मानता हूं कि चलो अच्छा हुआ ये वाला पॉइंट अगर ऐसा है तो। क्या कहता है कि सर आप मुझसे 2% लेवी ले लो, ठीक है, मैं फॉरेन का ऑनलाइन पोर्टल हूं, मैं अपना माल बेचता हूं, मैं दूंगा 2%, मैं अपनी सर्विसेज देता हूं, मैं दूंगा उस पर 2%। 2 करोड़ की लिमिट है, ये बात ध्यान रख लेना। 2 करोड़ की लिमिट है इंडिया की, जो रीजन में डील हो रही है इस पोर्टल की, उसमें रेवेन्यू 2 करोड़ और उससे अधिक होनी चाहिए, तभी 2% का लेवी लगेगा। और ध्यान रखना, लेवी लगाते समय पीछे 1 लाख माइनस नहीं करना है, इधर 2 करोड़ माइनस नहीं करना है। ठीक, क्लियर। बहुत सारी बातें क्लास में बताई हुई है, अभी मेरा फोकस सिर्फ अमेंडमेंट पे है। सर एक बहुत अच्छा एक्सक्लूजन किया गया है कि सुनो पोर्टल पे तुम एक फॉरेन नॉन रेसिडेंट हो, ठीक, तुम एक फॉरेन के एंटिटी हो, नॉन रेसिडेंट हो इंडिया के लिए, तुम्हारा पोर्टल है, तुम हो कौन, इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, फॉरेन वाले, नॉन रेसिडेंट इंडिया के लिए, तुम्हारा इंडिया में कोई पी नहीं है, अपना माल बेचते हो 2%, अपनी सर्विसेज देते हो 2%, किसको, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और या फिर पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया। ये बात क्लास में हो गई है, इसमें आईपी एड्रेस की भी बात है, 6% वाले में आईपी एड्रेस की बात नहीं है। इसमें आप जिसको सर्विस दे रहे हो उसमें एनआर हो सकता है, उसका पी इंडिया में ना हो चलेगा, पीछे वाले में एनआर हो तो उसका इंडिया में पी होना चाहिए। कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूं आपके लिए तो, जो मैं रेगुलर क्लास में करता हूं। सर फिर आया इसमें कि सर हम दूसरे का भी गुड्स बेच सकते हैं, दूसरे का भी सर्विसेज इसमें से दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है अपना हो या दूसरे का हो 2% तो तुझे देना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम आई कि सर बहुत बार ना पोर्टल फॉरेन का होता है लेकिन वेंडर सप्लायर इंडिया का ही होता है, तो
इंडिया का सप्लायर, कस्टमर भी इंडिया का, सप्लायर भी इंडिया का, तो जो गुड्स और सर्विसेज फॉरेन पोर्टल से इंडिया में कंज्यूम हो रही है वो जनरेट भी फॉरेन इंडिया से ही हो रही है। तो नहीं समझे, वेंडर जो एक्चुअल वेंडर है, तुमने ऑनलाइन पोर्टल से कुछ खरीदा मोबाइल, वो पोर्टल भले सिंगापुर का है, वो पोर्टल भले हांगकांग का है, लेकिन मोबाइल भेजने वाला कहीं दिल्ली एनसीआर का ही कोई दुकानदार है। उसने अपना प्रोडक्ट उस पोर्टल पे लिस्ट कर दिया, तुमने भी उस पोर्टल पे जाके खरीद लिया, ठीक। सप्लाई इंडिया से ही हुई है, सप्लाई इंडिया से हुई है, तो इंडिया से ओरिजिनेट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज, और इंडिया में ही कंज्यूम्ड हो जा रहा है, तो फिर ईएल क्यों ला रहे हो इस पे? तो वही गवर्नमेंट ने फिर से यहां पर एक प्रोविजन इंसर्ट किया, सेक्शन 165 कैपिटल ए चल रहा है हमारा, और ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नहीं है, चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016 आया कब है? फाइनेंस एक्ट 2020, अमेंडमेंट की बात चल रही है 2021 की। क्या कहता है कि भाई सुनो, तुम अपना माल बेचो या दूसरे का, कंसिडरेशन में काउंट होगा, 2% की लेवी लगेगी, लेकिन जब सप्लायर कौन हो, रेसिडेंट वेंडर जो लिस्टेड है तुम्हारे यहां पोर्टल पे सप्लाई करने के लिए, वो इंडिया का रेसिडेंट हो या इंडिया में नॉन रेसिडेंट बट पी से सप्लाई कर रहा है, वो इंडिया में उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है और वहां से वो सप्लाई कर रहा है, तो फिर अल्टीमेटली इंडिया में तो दोनों ही चीज आ गई ना। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी 2% जो कंसिडरेशन पे लगाएंगे, ये वाली जो कंसिडरेशन है इसमें हम नहीं लेंगे। जैसे पहले बोली, हम एफटीएस को नहीं ले रहे हैं इसमें, हम रॉयल्टी को नहीं ले रहे हैं इसमें, और हम किसको नहीं ले रहे? सप्लाई बाय इंडियन वेंडर्स, चाहे वो गुड्स की सप्लाई करे या सर्विसेज की। इंडियन वेंडर्स कौन? रेसिडेंट इन इंडिया और एनआर जिसका पी कहां हो, इंडिया में, और उस पी के थ्रू वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जा रही हो, बोलता है मत लो बस। देखो एक बेस्ट एग्जांपल यहां दिया है अमेंडमेंट से रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 करोड़ बाय इंडियन रेसिडेंट ए लिमिटेड थ्रू फॉरेन इको टू इंडियन कस्टमर, कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया है, कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया है, जो फॉरेन इको है उसका इंडिया में पी नहीं है, ठीक, और वो अपना माल नहीं बेच रहा है। अपना माल 3 करोड़ बेचता तो 2% लेवी लग जाती, फॉरेन इको अपना माल बेचता ना 3 करोड़ का तो 2% लग जाती, लेकिन माल किसका बेच रहा है, वो गुड्स किसका बेच रहा है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अब इसको तुम इससे कनेक्ट कर दो, ये गुड्स के लिए है पॉइंट, ये सर्विसेज के लिए पॉइंट, अमेंडमेंट नक्की, अमेंडमेंट खत्म। इस चैप्टर की जो भी अमेंडमेंट थी वो मैंने आपको करा दी, चाहे आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट हो, करंट बैच के स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट ना हो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो। सर अमेंडमेंट की कोई मेरी बुकलेट नहीं है, हाँ चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स मेरे 12th एडिशन बुक में जहां भी मैंने कलर चेंज किया है, स्टार दिया है, फाइनेंस एक्ट 21 है, मैं सबकी अमेंडमेंट्स जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रही है वैसे वैसे उसको यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, पैनिक में ना रहो। सर जो चीज आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है वो चीज पर्सनल मैसेज करके मत पूछो, जैसे जैसे अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड होती जाएगी वैसे वैसे यूट्यूब पे आती जाएगी, खत्म कहानी, ठीक। अब तुम स्टाफ से पूछ के तुम खुद परेशान हो रहे हो, क्योंकि जैसे ही कोई अमेंडमेंट मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन मैं खुद ही टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, वॉल्यूम नंबर पेज नंबर के साथ। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेंटेन्ड है, एग्जाम वाइज भी प्लेलिस्ट मेंटेन है और अमेंडमेंट बोल के भी प्लेलिस्ट मेंटेन है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आप टीम को मैसेज करोगे, मुझे मैसेज करोगे, रिप्लाई नहीं मिलेगा, जो चीज नहीं मिल रही वो नहीं है, और जो चीज है वो चीज मैं तो अपनी तरफ से तुमको बताता हूं, तुम्हारे को मैसेज भेज के टेलीग्राम पे किसी न किसी तरह तुमको बताता ही बताता हूं। एनीवे, 2 छोटे छोटे चार्ट हैं वो लिख लीजिए साथ में। पहले इसको लिखिए, छोटी सी चीज, एफटीएस के कंसिडरेशन को नहीं लेते, रॉयल्टी के कंसिडरेशन को नहीं लेते। अगर इंडियन वेंडर फॉरेन पोर्टल पे रजिस्टर्ड होकर माल बेचे इंडियन कस्टमर को ही, तो ईएल 2% उस कंसिडरेशन पे भी नहीं लेंगे। अब इंडियन वेंडर कौन हो सकता है? रेसिडेंट इन इंडिया या फिर एक नॉन रेसिडेंट जिसका पी इंडिया में हो और उस पी से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही हो। डन। वीडियो रोक के ये लिखा, डन। यहां कुछ नोटिंग करनी थी, कर ली।
और मेरे हिसाब से यहां पर मैंने तो कुछ बताया नहीं, समझा दिया है जरूर, और तो कुछ नहीं है यहां पर बताने के लिए। अमेंडमेंट बोल के कुछ भी नहीं है बताने के लिए। बाकी जो रेगुलर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाया ही है मैंने उनको, यहां कुछ भी नहीं है। सेक्शन का एक रेंज दिया हुआ है 163 टू 180, चैप्टर 8 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016, इसका मेन एक्ट। अब देखिए ये नोटिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग नोटिंग है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। हर एस्पेक्ट इसके अंदर है, हर एस्पेक्ट इसके अंदर है। ईएल, जो पहली ईएल थी 6% वाली, जो इफेक्टिव है 1 जून 2016 से। सर जो दूसरी वाली ईएल है इको वाली वो इफेक्टिव है 1/4/2020 से 2% वाली। सर ईएल 6% ऑन कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, सेक्शन 165 चार्जिंग सेक्शन है इसका, जो बोलता है 6% की लेवी लगाओ अगर वैल्यू 1 लाख रुपए से ऊपर है। B2B ट्रांजैक्शन, यानी सामने वाला इस सर्विसेज को बिजनेस या प्रोफेशनल यूज के लिए ले, पर्सनल यूज करने के लिए लेगा। B2C अगर ट्रांजैक्शन है पर्सनल यूज, B2C पर्सनल यूज, तो फिर ये ईएल नहीं लगेगा 6% वाला, 2% वाला भी नहीं। 2% वाले की तो बात यहां कर ही नहीं रहे, और 2% वाला लग सकता है। 2% वाले में पर्सनल और ऑफिशियल दोनों है, ठीक। यही चीज 2% में जा सकती है अगर वॉल्यूम 2 करोड़ से अधिक हो जाए फॉरेन इको का। तो अब यहां पर जो भी चीज मैंने आपको बताई, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस का इंपॉर्टेंस यहां नहीं देखते। एनआर अगर है रेसिपिएंट में तो उसका पी इंडिया में होना चाहिए, और अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट। सर एनआर सर्विस प्रोवाइडर जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहा है उसका इंडिया में पी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट की सर्विस या फिर डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करने की सर्विस हो। ईएल 6% विथहोल्ड होगा टीडीएस की तरह। रेसिपिएंट 6% टीडीएस बोल के काटेगा, सारा कंप्लायंस रेसिपिएंट करेगा। ये सारी बात अभी मैंने आपको बताई। और अगर कंप्लायंस हो जाता है तभी रेसिपिएंट को खर्चा बोल के डिडक्शन करने के लिए मिलेगा पीजीबीपी में, और इनकम बोल के एग्जम्प्ट होगी एनआर के हैंड पे। एनआर के हैंड पे इनकम बोल के एग्जम्प्ट कब होगी? जब ईएल का कंप्लायंस हो जाएगा 6% का। इस एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज से जितनी भी इनकम एनआर को हुई है उस पर अब एनआर को इंडिया में कोई इनकम टैक्स नहीं देना, क्योंकि ईएल के प्रोविजन लग गए। एक बात और, ईएल इज नॉट एन इनकम टैक्स। डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट ईएल पे नहीं मिलता। ये इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू टैक्स नहीं है, इट इज नॉट एन इनकम टैक्स। ये बात ध्यान रखना एग्जाम के लिए, क्लास में भी बताया हुआ, अभी भी बता रहा हूं, ठीक। तो ये एक समरी चार्ट है, इसमें सब कुछ आ गया। 6% के बारे में तुम जितना जानना चाहते हो ना, ईएल 6%, वो सारे पॉइंट इसके अंदर है। अगर मैं इस सर्विसेज को पर्सनल कंजम्पशन के लिए लूंगा, नॉन बिजनेस, ईएल नहीं लगेगा। सर मैंने ये सर्विसेज ली है 60,000 रुपए की, ईएल नहीं लगेगा। सर मैंने ये सर्विसेज जिस एनआर से ली है उसका इंडिया में पीई है और वो पीई के थ्रू सर्विस दिया है, ईएल नहीं लगेगा। सर एक एनआर ने दूसरे एनआर को सर्विस दी है, दूसरे एनआर को जिसको सर्विस दी है उसका इंडिया में कोई पीई नहीं है, ईएल नहीं लगेगा। कौन सा ईएल? 165 का 6% वाला। बाद में देखेंगे कहीं 2% वाले में फंस जाए। सर जब 165 नहीं लगेगा तो 2% वाले में फंस सकते हैं, उसके अपने पॉइंट्स हैं, कंडीशन है, उसमें तो B2B चाहिए भी नहीं। और आईपी एड्रेस की बात यहां नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना। एक दूसरा, कंप्लायंस करने का काम कौन करता है? रेसिपिएंट जो ये सर्विस ले रहा है। तीसरा, एनआर जो रेसिपिएंट है वो तभी इसमें फंसेगा जब उसका इंडिया में पीई हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, तभी वो फंसेगा यहां पे। प्लीज इसको लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर यहां एक बात और बताई भी है कि 40A1B की जो रेस्ट्रिक्शन है कि ईएल काट के नहीं जमा करोगे या काटे ही नहीं तो तुमको खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये वाली बात वो ईएल 2% पे एप्लीकेबल नहीं है। 165A ईएल 2% वाले प्रोविजन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें कंप्लायंस पेयर करता ही नहीं है, रेसिपिएंट करता ही नहीं है। बाकी इनकम एग्जम्पशन वाली बात दोनों में है, चाहे वो 165 6% वाला ईएल हो या 165A 2% वाला ईएल हो, दोनों में है। एनआर को इन ट्रांजैक्शन पर इंडिया में कोई इनकम टैक्स नहीं देना जिन पर सेक्शन 165 में 6% ईएल लग जाए
और या फिर सेक्शन 165A में 2% ईएल लग जाए। प्लीज ध्यान रखना। एक और चार्ट है आपके लिए, ये पूरा चार्ट विथ अमेंडमेंट्स आपको कवर करा दे रहा है इको के बारे में। सर देखो छोटी छोटी बात यहां पे 40A1B जो डिसअलाउ ऑफ एक्सपेंसेस की बात हो रही है वो यहां पर नहीं है। डिसअलाउ ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पेयर वो यहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्लायंस पेयर को करना ही नहीं है, कस्टमर को, बायर को। आप एक पोर्टल से 5 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हैं जिस पर 2% की लेवी उसको देनी है गवर्नमेंट को, तुम्हें काटना नहीं है, तो तुमको वो खर्चे का डिडक्शन लेते रहो ना, तुम कोई दिक्कत नहीं है। डिसअलाउ ऑफ एक्सपेंस वाली बात एप्लीकेबल नहीं है इसमें। और 6 की जगह 2% है। कंप्लायंस कौन करता है? फॉरेन इको, कस्टमर, बायर, सर्विस रेसिपिएंट इसमें नहीं करता। और ट्रांजैक्शन B2B भी हो सकता है, B2C भी हो सकता है। कंसिडरेशन 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तभी ये 2% की लेवी लगेगी। फॉरेन इको नॉन रेसिडेंट होना चाहिए और उसका इंडिया में पी ना हो। ध्यान रखना, अगर 2% का कंप्लायंस हो गया तो सेक्शन 1050 में इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी उस फॉरेन इको की, कोई इंडिया में टैक्स नहीं देना। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने में एफटीएस और रॉयल्टी नहीं आएगा, वो सर्विसेज नहीं आएंगी जिसपे 6% का ईएल लग गया। सर गुड्स और सर्विसेज अपना भी हो सकता है, दूसरों का भी हो सकता है, नॉट ओन्ड बाय दैट फॉरेन इको, थर्ड पार्टी वेंडर। लेकिन देखो अब अमेंडमेंट, ये वाली अमेंडमेंट है ये, अगर थर्ड पार्टी वेंडर जो इस पोर्टल से गुड्स को सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है वो इंडिया का है, रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, और वहां से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तो उस कंसिडरेशन पे 2% का ईएल नहीं होगा और वो कंसिडरेशन 2 करोड़ की काउंटिंग में भी नहीं जाएगा। सर 2 करोड़ की काउंटिंग में वही सब कंसिडरेशन जाएंगे जिस पर आपको इक्वलाइजेशन लेवी देनी है। अब जैसे एफटीएस पे नहीं लगता, रॉयल्टी पे नहीं लगता, तो वो 2 करोड़ की कंसिडरेशन में 2 करोड़ वाली लिमिट चेक करने में नहीं जाएगा। ठीक, जो चीज चला गया 165 में वो जाके उधर लिमिट को चेक करो, 2 करोड़ में नहीं आएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना फॉरेन इको को इंडिया में 2% ईएल देना है, अगर उसका नहीं देना है, अगर उसका ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन 2 करोड़ से कम हो, तो उसमें जो चीज नहीं आ रही है उसके कंसिडरेशन को काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना तुम। अच्छा, अब सर्विसेज या गुड्स किसको सप्लाई करना है जो कवर होगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया या फिर पर्सन यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया, चाहे वो पर्सनल यूज ही क्यों ना हो। उसके अलावा अगर तुम एनआर है, बायर यूजर, तो एनआर को तुम क्या दे रहे हो? एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज। एक एनआर दूसरे एनआर को एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, जिसका इंडिया में पीई नहीं है, तो फिर सेक्शन 165 तो लगेगा नहीं। लेकिन एडवर्टीजमेंट में टारगेट कस्टमर कौन है? इंडिया के रेसिडेंट, इंडिया के आईपी एड्रेस यूज करने वाले लोग। मतलब एक फॉरेन पोर्टल वाले ने दूसरे फॉरेन पोर्टल को बोला कि रुको मैं तुम्हारा इंडियन कस्टमर के बीच में मार्केटिंग करवा देता हूं, जिनके पास इंडिया का आईपी एड्रेस है उनको तुम्हारा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। तो सर ये फिर 2% के दायरे में आ जाएगी। या फिर एक पोर्टल दूसरे पोर्टल को इंडिया के कस्टमर, इंडियन रेसिडेंट और इंडियन आईपी एड्रेस यूजर के इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, डेटा सेल, एज, नाम, प्रेफरेंस जो बिकते हैं आज के दिन। अगर एक एनआर दूसरे एनआर को डेटा सेल कर रहा है, डेटा किनका? इंडियन कस्टमर डेटाबेस। मैं एक पोर्टल हूं, मेरे पास खूब सारे इंडियन कस्टमर्स आते हैं मेरे पोर्टल पे परचेज करने, सबका डेटा मेरे पास है, आईपी एड्रेस है, फोन नंबर, मोबाइल एड्रेस सब है। वो मैंने दूसरे फॉरेन पोर्टल को बेच दिया 5 करोड़ रुपया में। इस 5 करोड़ पे इंडिया में 2% का ईएल देना पड़ेगा, एनआर टू एनआर, और भले उस एनआर का इंडिया में पीई ना हो, किसका? रेसिपिएंट का। तो ये एक अच्छी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये भी पूरा मैंने कवर करा दिया, अमेंडमेंट भी पूरी कवर करा दी। बाय, टेक केयर। लिख लीजिए इसको वीडियो रोक के, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।